Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 31st of May 2021, Monday. Inspiration of the day is do not give your past the power to define your future. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Government expand credit lifeline for MSMEs. तो काफ़ी सारे डेलिब्रेशन के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम थी ECLGS 1.0 जो कि कोविड-19 की फर्स्ट वेव में गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी स्पेशली MSME सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। तो काफ़ी सारे डेलिब्रेशंस और राउंड ऑफ नेगोशिएशंस के बाद में गवर्नमेंट ने ECLGS स्कीम को और एक्सपेंड कर दिया है कोविड-19 सेकेंड वेव में भी। तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली कोविड-19 पैंडेमिक की सेकेंड वेव की वजह से अफेक्ट हुए हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने 3 ट्रिलियन की ECLGS स्कीम एक्सपेंड कर दी है। And dubbed with ECLGS 4.0, the scheme has added the civil aviation sector and loan to health institution for on-set oxygen generation plant. तो जो भी अभी तक जितनी भी MSMEs इंक्लूड हो रही थी उस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में उसमें 2 और सेक्टर को ऐड कर दिया गया है। कौन से? सिविल एविएशन सेक्टर भी ऐड कर दिया गया है और ऐसे हेल्थ इंस्टीट्यूशन जिन्होंने बेसिकली अपनी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए लोन दिया है ऐसे लोन को भी इस पर्टिकुलर स्कीम में मर्ज कर दिया गया या हम कह सकते हैं ये 2 सेक्टर और ज़्यादा ऐड कर दिए गए हैं क्योंकि कोविड-19 की सेकेंड वेव में ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं। मैं कह सकते हैं बहुत ही ड्रास्टिकली अफेक्टेड सेक्टर हैं। हेल्थ इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट में आए थे कोविड-19 सेकेंड वेव की वजह से। बेड की कमी थी, बेड की लिमिटेशन थी, ऑक्सीजन की सप्लाई इंश्योर नहीं थी, जो अदर इसेंशियल सप्लाई थी चाहे वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हों या अदर मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, उन सब की सफिशेंट सप्लाई नहीं हो पाई थी जिसकी वजह से इंडिया का जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रैश कर गया था। तो इसीलिए इन 2 सेक्टर को भी ECLGS 4.0 के फॉर्म में इस पर्टिकुलर 3 ट्रिलियन जो नई स्कीम क्या हम कह सकते हैं एडिशनल जो एक्सपेंशन किया है उसमें मर्ज कर दिया है। एंड सेंटर हैज़ ऑल्सो रिमूव्ड द लोन आउटस्टैंडिंग सीलिंग ऑफ 500 करोड़ जो कि पहले ECLG के लोन्स पे एप्लीकेबल थी 500 करोड़ की लोन सीलिंग। अब उस पर्टिकुलर सीलिंग को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिमूव कर दिया है। हालांकि जो मैक्सिमम एडिशनल लोन है जो कि कंपनीज या जो MSMEs हैं वो ले सकती हैं दैट इज अंडर द स्कीम इज लिमिटेड टू 40% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन और 200 करोड़ विच एवर इज लोअर। और ऐसे लोन जिन्होंने ऐसे कंपनीज जिन्होंने ECLG 1.0 में ऑलरेडी लोन ले रखा था उनको भी एडिशनल असिस्टेंट मिलेगा इस पर्टिकुलर ECLG 4.0 में 10% तक का and that will raise the total guaranteed loan up to 30% of the outstanding as of February 29, 2020. तो इस 4.0 में जो ECLGS स्कीम है इसमें कई सारे नए बदलाव लाए गए हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं पहले वाले इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में उनको भी सपोर्ट किया गया। अगर गवर्नमेंट की गारंटी की बात करें तो इस बार गवर्नमेंट ने 100% गारंटी दी है ऐसे लोन्स को जो कि हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स, मेडिकल कॉलेजेस में जो प्लांट सेटअप हो रहे हैं ऑक्सीजन के प्लांट उनके लिए जो लोन लिए जा रहे हैं उनको 100% गारंटी दिया दैट विल बी अवेलेबल फॉर द लोन अप टू 2 करोड़ एंड इंटरेस्ट रेट 7.5। 100% गारंटी का मतलब कि अगर ये लोन फेल होते हैं जो कि बैंक ने हॉस्पिटल्स को, नर्सिंग होम्स को, क्लिनिक्स को, मेडिकल कॉलेजेस को दिए ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करने के लिए जिनकी वैल्यू 2 करोड़ तक की है, अगर ये लोन फेल होते हैं किसी भी पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक या NP की कैटेगरी में जाते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो इन लोन को रीपे करेगी कमर्शियल बैंक्स को। तो 100% गारंटी गवर्नमेंट ने ऑफर करी है मेडिकल या जो हेल्थ केयर सेक्टर में जो लोन दिए जाएंगे 2 करोड़ तक उनके लिए। Apart from it, lenders said that they have room to lend another 45,000 crore under the scheme. हालांकि जो इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो चीफ हैं उनका कहना है कि जो ऑलरेडी जो गारंटी कवर 3 ट्रिलियन का गवर्नमेंट ने दिया है उसमें से 2.54 ट्रिलियन का लोन ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है और डिसबर्समेंट की बात करें तो 2.4 तक का डिसबर्समेंट हो चुका है। तो जो
अनदर रूम बचता है बैंक्स के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास जो जितना अमाउंट बचता है वो केवल 45,000 करोड़ का ही बचता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोविड-19 की सेकेंड वेव है उसमें 45,000 करोड़ के लिए गवर्नमेंट ने लोन को एक्सटेंड किया। एक्चुअल में जो लोन ऑन ग्राउंड एक्सटेंशन हो रहा है या एक्सपेंड हो रही है CLGS स्कीम, वो केवल 45,000 करोड़ की हो रही है। गवर्नमेंट मींस फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन में क्लियरली ये किया है कि जो भी ये मॉडिफिकेशन किए गए हैं CLGS स्कीम में, जो इसको एक्सपेंड किया गया 3 ट्रिलियन की स्कीम को इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी एक्सपेंड कर दिया गया है, उसका सीधा जो गवर्नमेंट का पर्पस है वो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। किस सेक्टर को? MSME सेक्टर को। इसके अलावा सेविंग द लाइवलीहुड, हेल्पिंग इन सीमलेस रिजम्पशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। तो जो भी ये एक्सपेंशन किया गया है ECLGS स्कीम का, दैट इज़ फॉर MSME एज वेल एज सेविंग द लाइवलीहुड। और 30 सितंबर तक की गवर्नमेंट ने डेडलाइन दी है कि 30 सितंबर तक जो भी आपका 3 ट्रिलियन का जो अमाउंट है लोन जो गवर्नमेंट ने गारंटी स्कीम में दिया है उसको आप डिसबर्स कर दीजिए, उसको आप सेंक्शन कर दीजिए। फिलहाल सेंक्शन तो 30 सितंबर तक जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कर सकते हैं, बट जो डिसबर्समेंट की जो लिमिट है वो 31 दिसंबर तक रखी गई है। इट मीन्स इस साल आपको 31 दिसंबर तक ये पूरा 3 ट्रिलियन का लोन सेंक्शन कर देना है, कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्शन दिए गए। अगर नहीं कर पाते हैं कमर्शियल बैंक्स, अगर जो MSMEs हैं वो लोन नहीं रहता तो रिमेनिंग अमाउंट लैप्स हो जाता है, जैसा कि हमने सबने डिस्कस किया था। तो यही हो रहा था कि ECLGS की जो 1.0 की जो कोविड फर्स्ट वेव में जो लाई गई थी इमरजेंसी क्रेडिट लोन गारंटी स्कीम, उसका जो डिसबर्समेंट हो पाया था, जो सेंक्शन पूरा अमाउंट नहीं हो पाया था। और हमने डिस्कस भी किया था कि उसी पर्टिकुलर स्कीम के एक्सपेंशन को लेकर के बात चल रही है कि क्या इस पर्टिकुलर जो इमरजेंसी क्रेडिट लोन गारंटी स्कीम है क्या इसको एक्सपेंड किया जा सकता है कोविड-19 सेकेंड वेव में। तो उसी का डिसीजन अब आया है, गवर्नमेंट ने उस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है 30 सितंबर तक। और उसमें जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है वो 45,000 करोड़ का बचा है एज पर इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो बेसिकली क्या बेनिफिट्स हैं इसके? कैप ऑफ ₹500 करोड़ ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग हैज़ बीन रिमूव्ड। सो अब जो छोटे लोन हैं जो 500 से कम के हैं वो भी MSMEs और या ऑर्गेनाइजेशन वो भी ये लोन ले सकते हैं। असिस्टेंट विल बी गिवन मैक्स 40% ऑफ 200 करोड़ विच एवर इज लोन, एंड डेफिनेटली 100% गारंटी स्कीम दी है हेल्थ केयर सेक्टर को। और ऐसे लोन, ऐसे MSMEs जिन्होंने ECLGS 1.0 में या 1.0 में ली थी लोन लिए थे इस पर्टिकुलर क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत, उनको एडिशनल 10% आउटस्टैंडिंग लोन दिया जाएगा। And borrower will be eligible for RBI restructuring 2.0 can also avail tenure of 5 years or 4 year whatever is earlier। तो ECLGS को एक्सपेंड करने के अलावा भी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एडिशनल बेनिफिट्स अनाउंस किए हैं अंडर फ्यू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे कि EPFO और ESIC। पैंडेमिक को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, डेफिनेटली पब्लिक के हाथ में मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, ईजी मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, इकोनॉमी में सर्टेनिटी को बूस्ट करने के लिए अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने EPFO और ESIC में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। दीज बेनिफिट्स इंक्लूड पेंशन फॉर डिपेंडेंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन विद ESIC हु डाइड ड्यू टू कोविड-19। तो जो कोविड-19 की वजह से जो ESIC के जो इंश्योर्ड पर्सन हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स उनकी डेथ हुई है, उनके डिपेंडेंट को पेंशन दी जाएगी। एंड हाइक इन द मैक्सिमम सम अश्योर्ड अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम EDLI, दैट इज़ बेसिकली रन बाई EPFO। तो उसके ग्रुप इंश्योरेंस की भी जो सम अश्योर्ड लिमिट है उसको बढ़ा करके हम ये कह सकते हैं 6,000 से बढ़ा करके 6 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दिया है। तो इस तरह के कुछ हम ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बहुत बड़े इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज तो नहीं हैं, बट छोटे छोटे जो मिनिस्ट्रीज हैं वो अपने साथ छोटे छोटे मेजर्स ले रही हैं, जैसे कि मेजर्स जो हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो भी अनाउंसमेंट वो अच्छी तरह से एफिशिएंटली ट्रांसमिट हो सकें सोसाइटी में। और इसके अलावा जो कोविड से रिलेटेड जो अनसर्टनिटी जनरेट हुई है, जो डिसरप्शन जनरेट हुआ है, वो भी मिटिगेट हो सके। तो गवर्नमेंट बेसिकली
एक बड़ा इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज लाने की जगह टारगेटेड इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज लाने पर ज़्यादा जोर दे रही है। अगर हम इस पूरी न्यूज़ को देखें, हर सेक्टर के लिए, डिफरेंट सेक्टर के लिए छोटा छोटा अमाउंट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, PSBs to follow templates approach for recast 2.0. So PSBs have formulated a templated approach for restructuring the retail and small business loans up to 25 crore under the RBI's resolution framework 2.0। तो RBI का जो resolution framework जो recast 2.0 है, इसका डिस्कशन हमने अभी पहली न्यूज़ में भी किया है कि ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे लोन्स जो कि इस पर्टिकुलर resolution framework 2.0 के तहत इनकी रिकास्टिंग हो रही है, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, वो भी एलिजिबल हैं ECLG जो एक्सपेंड हुई है 3 ट्रिलियन तक की 30 सितंबर तक की, उसके अंडर लोन लेने के लिए। तो यही जो RBI का रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 आया है, इसके बारे में बेसिकली ये न्यूज़ है। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इंक्लूडिंग SBI, दे ऑल हैव फॉर्मुलेटेड अ टेम्पलेटेड अप्रोच फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द विच टाइप ऑफ लोन, रिटेल एंड स्मॉल बिजनेस लोन। तो अगर आप देखें पहले वाला जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है वो भी स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए ही है, और जो इस बार RBI का रिकास्ट 2.0 है, वाई वी आर कॉलिंग इट 2.0, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कोविड-19 की फर्स्ट वेव में भी गवर्नमेंट ने, RBI ने रिकास्टिंग या रीस्ट्रक्चरिंग लाई थी, जिसको 1.0 के नाम से हम कह सकते हैं। तो कोविड-19 की सेकेंड वेव में भी हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, चाहे स्मॉल स्केल सेक्टर हो गया, बहुत ज़्यादा अफेक्ट है। तो ऐसे लोन जो कि इमीडिएटली कोविड-1 से अफेक्ट हुए और जैसे ही वो वायबल होना शुरू हुए, कोविड-19 की सेकेंड वेव आ गई, तो वो फिर से उसी NPA या स्ट्रेस लोन की कैटेगरी में आ गए। तो इट्स वेरी लॉजिकल कि RBI ने उनको रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क में फिर से डालने के लिए स्कीम प्लान करी है। So basically all the commercial bank have come out of the standardized product। कोई केस वाइज केस कोई मॉडिफिकेशन या कस्टमाइजेशन नहीं किया है इस पर्टिकुलर टेम्पलेट या रिकास्टिंग अप्रोच में। एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बैंक ड्राफ्ट कर रहे हैं बेसिकली टू फंड द बिजनेस फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर as well as individual to meet their COVID सर्विस और मेडिकल सर्विसेज रिक्वायरमेंट। तो ऐसे हेल्थ केयर सेक्टर और ऐसे इंडिविजुअल पेशेंट्स जो कि कोविड-19 की वजह से जो कि डेथ की सिचुएशन में आ गए, जिनको लोन लेना पड़ा को अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को या एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए, तो उनके लिए जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे आर कमिंग अप विद सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मीन्स कुछ स्टैंडर्डाइज लोन के फॉर्मेट है, टेम्पलेटेड अप्रोच है, केस वाइज नहीं होगा। 5-6 स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना दिए जाएंगे, स्टैंडर्ड सर्विसेज या बंडल ऑफ सर्विसेज बना दी जाएंगे, और कस्टमर कौन, या तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के MSMEs या फिर पेशेंट, उन 5-6 या 10 जो भी रेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनसे वो एक पिकअप कर सकते हैं। तो क्या बेसिकली कैसे प्रोडक्ट जो PSBs हैं वो प्लान कर रहे हैं, बेसिकली जितने भी लोन एक्सपेंडिचर्स हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फॉर लोन अंडर 10 lakhs, PSB will follow the standard restructuring plan. For loan above than 10 lakh up to 10 crore, a graded approach will be followed. And for the amount that is above than 10 crore, they will put in a place common outreach program and follow a graded approach for restructuring। तो जो भी resolution framework 2.0 RBI ने अनाउंस किया है पेशेंट के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा एज पर द क्वांटम ऑफ द लोन, और हर एक कैटेगरी के लिए रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, एक स्टैंडर्ड रीस्ट्रक्चरिंग प्लान PSBs फॉलो करेंगे और सबके लिए अलग अलग होगा। 10 लाख से अगर कम का लोन है तो एक स्टैंडर्ड रीस्ट्रक्चरिंग प्लान फॉलो होगा, अगर 10 लाख के ऊपर का है तो ग्रेडेड अप्रोच फॉलो करेंगी जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, एंड देयर विल बी द स्टैंडर्डाइज्ड एप्लीकेशन एंड असेसमेंट फॉर्मेट एंड a standard as well as simplified documentation process। तो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करी जाएगी, स्टैंडर्डाइज एप्लीकेशन होगा सबके लिए, और असेसमेंट का जो भी लोन असेसमेंट का जो भी फॉर्मेट है, डिफॉल्ट का जो भी फॉर्मेट है, रिस्ट्रक्चरिंग का जो भी फॉर्मेट है वो भी स्टैंडर्ड होगा। इसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन केस टू केस बेसिस पर कस्टमाइजेशन नहीं किया जाएगा। इंडिविजुअल कस्टमर कैन एक्सेस देयर बैंक पोर्टल
और मैनुअली सबमिट देयर एप्लीकेशन एज, जैसा कि हम जस्ट कॉमन करते हैं, या तो आप अपने बैंक ऑनलाइन वेबसाइट पर आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, या आप मैनुअली बैंक के ब्रांच में विजिट करके एप्लीकेशन सबमिट कर दें। और बैंक जो है वो बेसिकली इस रेजोल्यूशन प्लान को, रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का जो भी एप्लीकेशन दिया है पेशेंट ने, इंडिविजुअल ने या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, 30 दिन के अंदर फाइनलाइज करेगी। और आफ्टर फाइनलाइजेशन banks may take up to 90 days for the plan to be executed, for the restructuring to be executed. बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, बहुत सिंपल। तो मैं आपको बताऊं तो अगर आपने 20 लाख का लोन दिया और 10 लाख का लोन आप पे कर चुके हैं और आपका 10 लाख का लोन रिमेनिंग है और आपको 10 लाख के लोन को 2 साल तक पे करना है, जो कि आपका टाइम लिमिट है। अब सडनली कोविड आ गया और उसकी वजह से आपका बिजनेस अफेक्ट हुआ, तो आप बिजनेस अफेक्ट हो डेफिनेटली, तो आप अपनी जो इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं कर पा रहे हैं। आप 2, 3, 4, 9 महीने तक अपने इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाए क्योंकि आपका बिजनेस वायबल नहीं हुआ, आपके बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न नहीं किया, सेल नहीं हुई। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई मीन्स बैंक को डायरेक्ट करती है कि आप रिस्ट्रक्चरिंग करिए ऐसे लोन की। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भाई हमने 20 लाख का लोन दिया था, 10 लाख का तो इस पर्टिकुलर बोरोवर ने ईजिली पे किया, इट मीन्स इसका बिजनेस वायबल है, ये सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की वजह से, उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट की वजह से लोन पे नहीं कर पा रहा। तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं कि अगर 2 साल का टाइम आपके पास रीपेमेंट के लिए, तो वो आपको 4 साल का टाइम दे देते हैं कि 2+2 आप अगले 4 साल तक पे करिए। अभी कुछ टाइम के लिए आप मोराटोरियम ले लीजिए या कुछ कम इंस्टॉलमेंट पे करिए, या हम आपको 6 महीने बाद आप दोबारा से इंस्टॉलमेंट पे करिए। इस तरह के कई सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। बैंक अलाउ कर देते हैं कि आप, ताकि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पर बर्डन रह रहे। कोविड में उनका बिजनेस नहीं चल रहा, सेल नहीं हो रही, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या जो बिजनेस है वो लोवेस्ट वैल्यूएशन की स्टेज पर है। तो अगर उनको 6 महीने का भी सपोर्ट मिल गया, 6 महीने का सपोर्ट उनकी लायबिलिटी से कि उनको लोन रीपेमेंट नहीं करना, तो जब 6 महीने बाद उनका बिजनेस वापस से वायबल होगा, इकोनॉमिक रिकवरी होगी, बिजनेस फिर से स्टार्ट होंगे, सेल होनी शुरू हो जाएगी, तो दे कैन ईजिली रीपे देयर लोन। हालांकि इस केस में जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कुछ, आप कह सकते हैं, फाइन भी ले सकते हैं या कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा ले सकते हैं रिकास्टिंग के लिए। तो ये कमर्शियल बैंक्स की अपनी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से 30 से 90 दिन में जो स्मॉल टिकट बिजनेस लोन्स हैं उनको रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है। बल्क SMS have been sent to the customer regarding this particular restructuring plan, और अब कस्टमर पर है whether they want to avail this restructuring or recasting 2.0 facility or not। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 6। Opposition ruled state claim ₹55,000 crore underestimation। अगर आपको याद हो तो जीएसटी से रिलेटेड न्यूज़ हम कई बार से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इस बार हमने डिस्कस भी किया था एक बार लास्ट टाइम में कि इस पर्टिकुलर जून के मंथ में जो जीएसटी कलेक्शन होना है वो बहुत फॉल करेगा, और जिसकी वजह से सेंटर को बोरो करना पड़ेगा स्टेट्स मार्केट से स्टेट को कॉम्पनसेट करने के लिए। और उसी न्यूज़ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो फाइनेंशियल ईयर 16 है उसको बेस मान करके 14-15% ग्रोथ रेट से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स का रिवेन्यू, एक्सपेक्टेड रिवेन्यू कैलकुलेट करती है, फोरकास्ट करती है कि इतना रिवेन्यू स्टेट्स का आना चाहिए एज पर दिस ग्रोथ रेट एंड एज पर द रिवेन्यू बेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2016। तो उसी के बेस पर जो स्टेट्स का एक्सपेक्टेड रिवेन्यू है वो कैलकुलेट किया जाता है, और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखती है कि एक्सपेक्टेड रिवेन्यू पर हर स्टेट का ये था और कितना कलेक्शन हुआ, और जितना शॉर्टफॉल होता है उतना कॉम्पनसेट किया जाता है। 5 साल के कॉम्पनसेशन की बात है जीएसटी में, वो 5 साल 2022 में ख़त्म हो रहा है। उसको लेकर भी स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यूसली डिमांड कर रही है कि कोविड की वजह से उनकी इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है, तो उनको जो 5 साल का जो पीरियड था कॉम्पनसेशन का उसको बढ़ा देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इसके अलावा अब एक और नया जो डिस्प्यूट का इशू है वो जनरेट हो रहा है। ऐसे जितने भी स्टेट्स हैं जो कि अपोजिशन पार्टी रूल कर रही है, अपोजिशन पार्टी मीन्स अदर देन बीजेपी, बीजेपी सेंटर में है, तो अदर देन बीजेपी जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पर अदर देन बीजेपी पार्टी में भी कांग्रेस, सपा, बसपा कोई भी पार्टी है वो रूल कर रही है, उन सारे स्टेट्स ने ये कहा है कि जो सेंटर ने कैलकुलेशन किया है हमारे जीएसटी या हमारे टैक्स कलेक्शन का शॉर्टफॉल जो एस्टिमेट किया है वो अंडर एस्टिमेटेड है, वो अप टू द मार्क नहीं है। हमारा जो सच में कैलकुलेशन होना चाहिए वो कैलकुलेशन नहीं है,
हैं, सेंटर ने हमारे कलेक्शन को, हमारे क्लेम को अंडर एस्टिमेट किया है, जिसकी वजह से हमें वो कम डिसबर्समेंट करेंगे, कम कॉम्पनसेशन देंगे। तो की ऑपोजिशन रूल स्टेट हैव स्ट्रॉन्गली कंटेस्टेड द सेंटर्स जीएसटी शॉर्टफॉल एस्टिमेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 एंड क्लेम्ड an underestimation of at least 55,000 crore in the projection। और इसीलिए अब जो स्टेट्स हैं उनका ये कहना है कि जो हमारा 2000 फाइनेंशियल ईयर 2001 फाइनेंशियल ईयर 21 का जो एडिशनल कॉम्पनसेशन है 65,000 करोड़ का, वो हमें डिस्पर्स कर दीजिए आप। सो स्टेट आर्ग्यू दैट द एक्चुअल रेवेन्यू ग्रोथ इन 10 months of April January was negative against the 7% expansion that is estimated by center last year। स्टेट्स का ये कहना है कि हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ रहा, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रही, वो तो निगेटिव रही, और आप 7% का ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? यू आर ओवर एस्टिमेटिंग आवर जीडीपी, यू आर ओवर एस्टिमेटिंग आवर रेवेन्यू। आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं एक्सपेंशन एंड डेफिनेटली जिसकी वजह से हमारा जो कॉम्पनसेशन है उसमें हमें नुकसान हो रहा है। एंड जो भी अपोजिशन रूल स्टेट है उनका कहना है वी डू नॉट एग्री विद द सेंटर एस्टिमेशन रिलेटेड टू द जीएसटी कॉम्पनसेशन रिक्वायरमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। तो उनका ये कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 21 में भी सेंटर गवर्नमेंट ने चीटिंग करी। नाउ दे आर रॉन्गली एस्टिमेटिंग इन फाइनेंशियल ईयर 22 एंड विद दिस रॉन्ग एस्टिमेशन उनको अप्रॉक्सीमेटली 55,000 करोड़ का कॉम्पनसेशन का नुकसान हो रहा है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्हें पे करना चाहिए एंड इट मस्ट बी रिव्यूड एट द अर्लीस्ट एज पर द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। और जो स्टेट्स असेसमेंट कर रहे हैं, स्टेट्स का ये कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 22 में जो कॉम्पनसेशन रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल 22 विल बी 3.23 ट्रिलियन। इट मीन्स दैट द बोरोइंग रिक्वायरमेंट इज नॉट 1.5 ट्रिलियन जो कि सेंटर एस्टिमेट कर रही है, एक्चुअली बोरोइंग रिक्वायरमेंट 2.13 ट्रिलियन की है, क्योंकि जो सेंटर है उसने 3 ट्रिलियन तक का एस्टिमेशन किया है, जो स्टेट्स हैं वो 3.23 ट्रिलियन तक का एस्टिमेशन कर रहे हैं कॉम्पनसेशन रिक्वायरमेंट के लिए। तो डेफिनेटली देयर इज अ गैप इन बोरोइंग। सेंटर कह रही है हमें केवल 1.58 ट्रिलियन बोरो करना है मार्केट से इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द स्टेट्स। स्टेट्स कह रहे हैं नहीं भैया इतना नहीं, 2.13 ट्रिलियन की बोरोइंग करिए, क्योंकि आपने हमारा जो कैलकुलेशन है, जो हमारा एस्टिमेशन है वो ही गलत किया है, और उसकी वजह से हमें कम से कम 55,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम जो फ्राइडे को जो मीटिंग हुई है उसमें प्रपोज किया गया है मार्केट बोरोइंग ऑफ 1.8 ट्रिलियन बाय जीएसटी काउंसिल इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द स्टेट फॉर द जीएसटी शॉर्टफॉल थ्रू बैक टू बैक लोन लास्ट ईयर अज्यूमिंग द 7% ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर रहा वो कोविड ईयर रहा था, पैंडेमिक ईयर रहा था, तो उसमें एक नॉर्मल ग्रोथ रेट अज्यूम नहीं करी थी 14 to 50% की। इसमें 7% का रिवेन्यू ग्रोथ रेट अज्यूम किया सेंटर ने, और उसको अज्यूम करते हुए सेंटर गवर्नमेंट ने अपना कैलकुलेशन किया। स्टेट्स का कहना है कि ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं, हम तो निगेटिव में थे, और इस निगेटिव आप 7% ग्रोथ रेट रिवेन्यू में कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि हम तो हमारा जो रिवेन्यू ग्रोथ था वो निगेटिव में था, तो हमारा कॉम्पनसेशन ज़्यादा बनता है। और जब हमारा कॉम्पनसेशन ज़्यादा बनता है तो आपको मार्केट से ज़्यादा बोरो करके हमें ज़्यादा कॉम्पनसेट करना चाहिए, ऐसा स्टेट्स का कहना है। एंड दिस इज़ द स्टेटस चेक। तो जो ये डार्क बार है दैट इज़ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, ग्रे बार इज़ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। एंड डेफिनेटली फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए जो भी है वो एंटिसिपेशन है, फोरकास्टिंग है, ये इट्स नॉट द एक्चुअल डेटा, बट हाँ 21 का डेटा हम एक्चुअल मान सकते हैं। And this is the data for compensation payable to states, cess available to center government and market borrowing, कितनी market borrowing करी सेंटर गवर्नमेंट में। एंड दिस इज द टॉप कॉम्पनसेशन रिसीवर, जो स्टेट जिनको सबसे ज़्यादा कॉम्पनसेशन मिला दैट इज कर्नाटका, महाराष्ट्र फॉलोड बाय गुजरात। तो ये 3 स्टेट्स जो थे जिन्होंने एक स्पेशल बोरोइंग स्कीम जो फाइनेंशियल ईयर 21 में गवर्नमेंट ने लाई थी इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द स्टेट्स फॉर देयर जीएसटी रेवेन्यू फॉल, उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात जो थे वो टॉप रिसीवर थे। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। कोल मिनिस्ट्री टारगेट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹41K crore for asset monetization. So finally,
Coal India as well as NLCIL will offer 60 projects worth rupees 41,000 crore for private investment, increasing the government national asset monetization target up to 2.9 trillion. तो कोल इंडिया ने अपने जो भी असेट्स मोनेटाइज करने हैं, NLCIL ने जो भी असेट्स मोनेटाइज करने हैं, उस अप्रॉक्सीमेटली 60 प्रोजेक्ट्स ऑफर किए हैं और इसकी वैल्यू जो वर्थ है वो 40,000 करोड़ की है। इस पर्टिकुलर एडिशन के बाद से जो भी टारगेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल असेट मोनेटाइजेशन को लेकर के वो बढ़ के 2.9 ट्रिलियन तक का हो गया है। तो क्या क्या ऑफर किया है बेसिकली? माइन डेवलपर एंड ऑपरेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी, वॉशरी कैपेसिटी, abundant and discontinued mines, coal gasification on BOO मोड। तो इस तरह के कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं कोल इंडिया ने ऑफर किए हैं फॉर प्राइवेटाइजेशन, जो कि अभी तक कोल इंडिया जिसको मैनेज कर रहा था। और 2.9 ट्रिलियन का टारगेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। दैट इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के बजट में गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन से हम कह सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, अगर बोलें बहुत एक्यूरेट वर्ड, डिसइन्वेस्टमेंट से कितना रिवेन्यू का टारगेट रखा है। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि बजट ईयर फाइनेंशियल ईयर 22 में डिसइन्वेस्टमेंट का कितना टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। COC टर्मिनेट्स लवासा बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स। So, lender of Lavasa Corporation, a hillside township near Pune, have terminated bankruptcy proceedings against the company as they did not receive any good bid. The lender, saddled with rupees 7,700 crore of bad loan in the company and will invite the फ्रेश बिड। सो कमेटी ऑफ COC मीन्स कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो उन्होंने बैंक्रप्सी लवासा की जो टाउनशिप है एक पुणे के पास में, उसकी बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स के लिए बिड इनवाइट करी थी और पहले इन्विटेशन में कोई अच्छी बिड कह सकते हैं अप्रोप्रिएट बिड कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को नहीं रिसीव हुई। तो फिलहाल के लिए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने लवासा की जो बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स हैं जो 7,700 करोड़ रुपए के लोन की हैं उसको थोड़े दिन के लिए टर्मिनेट कर दिया है। After few days, this particular committee of creditor for Lavasa will invite a fresh bid. And recently, you all must be knowing that National Company Law Tribunal, that is NCLT, has ordered the consolidation of the bankruptcy proceedings against all the subsidiaries along with the Lavasa Corporation, and hence fresh bid needs to be called as per the committee of creditors. तो फिलहाल के लिए लवासा कॉरपोरेशन की जो बैंक्रप्सी है जो कि 2018 में स्टार्ट हुई थी, अभी के लिए वो रोक दी गई है। प्रॉबेबली कोविड की वजह से भी बहुत अच्छी बिड नहीं मिल रही है, तो हो सकता है थोड़े टाइम बाद एक फ्रेश बिड अनाउंस करी जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook and Instagram. And if you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.